Hello everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा हम लोग है ना अभी रिवीजन कराने वाले हैं सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स, टेट्स एंड एलआर। इससे पहले अपन देख लेते हैं कि आपका चैप्टर वाइज वेटेज कैसा है। अच्छा, आईसीएआई ने ना फर्स्ट टाइम मई 2024 को है ना एक जर्नल इशू किया था, स्टूडेंट जर्नल, जो आपके घर पे भी आया रहेगा। तो उन्होंने चैप्टर वाइज ब्रेकअप दिया था, कितने मार्क्स के लिए कोई चैप्टर आ सकता है। उन्होंने वर्डिंग यूज किया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टू बी आस्क, जिसमें उन्होंने बोला था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आएगा। किसने बोला था? आईसीएआई ने। बट जो पास 2 एग्जाम हुए उसमें देखो 6 और 4 मार्क्स के, मतलब ये जो आपके जैन 25 में 6, जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अभी आपके क्वेश्चन पेपर घर पे लेके जाने दे। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका क्वेश्चन पेपर भी ले लेते थे, ओएमआर शीट तो लेते थे साथ में, ठीक है। और जो आप जो क्या रफ वर्क करते हो, रफ वर्क भी आपको देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। कितना पेज मिलता है अपने को रफ वर्क के लिए? मिलता है, आपने देखा रहेगा। घर से भी लेके जा नहीं सकते, अलाउड ही नहीं, उसी में सब कुछ करना पड़ेगा। तो आपका जो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट चाहिए, ये आपको पता चल गया रहेगा। जैसे आपका M+MRC का यूज होना चाहिए, डिवाइड बाय क्या इनटू इक्वल टू का यूज, ठीक है। और कौन सा डिवाइड बाय इक्वल टू का यूज क्या होता है? क्या होता है यूज डिवाइड बाय इक्वल? ये जो अपॉन में वैल्यू उसको ऊपर लेके जाना है तो डिवाइड बाय इक्वल टू। फॉर एग्जांपल 5/2 कितना होता है? 2.5। अब आपके कैलकुलेटर में 2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 2। तो आप 2 लिखने के बाद क्या करोगे? डिवाइड बाय इक्वल टू क्या करोगे? फिर मल्टीप्लाई 5 करो तो आंसर आएगा 2। होता है डिवाइड बाय इक्वल टू, क्लियर है कि नहीं? ये जीटी वाला भी यूज होता है, 10 टोटल करके। तो ये सब यूज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से 6 मार्क्स, और उसके पास्ट एग्जाम सितंबर 24 में 4 मार्क्स के लिए। अब जो आपका सेकेंड चैप्टर है इक्वेशन, तो क्या हो गया कि लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 2 मार्क्स रहेगा, और लास्ट अटेम्प्ट में तो लॉग वाला एक भी। आपको ना ये जो लॉग थोड़ा हार्ड गिरता है, और इसके चक्कर में सब कुछ ऑप्शन छोड़ देते हैं, चैप्टर ही गंदा है। तो ऐसा नहीं होता। तो लास्ट अटेम्प्ट में लॉग के मतलब आपका 6 क्वेश्चन आया था, जो प्रोपोर्शन इंडेक्सेस में से आया था पूरा। तो कोई भी स्किप नहीं करना है। हाँ, चैप्टर हार्ड है ना, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना वो करके जाओ, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, शायद वही एग्जाम में आ जाए। क्लियर है? तो ये आपका चैप्टर वाइज वेटेज है, जो आपको पहले से पता रहेगा, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते अपन। एलआर पूरा का पूरा लॉजिकल बेस है, दो फॉर्मूला इन लॉजिकल रीजनिंग, माइंड एप्लीकेशन लगाना है और अटेम्प्ट करना है आपको। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सबसे पहले स्टेट्स के अटेम्प्ट करना है। एलआर मत अटेम्प्ट करने बैठना। एलआर ऐसा है कि वो बुलाता है, जाने का नहीं। ठीक है, वेट, पूरा टाइम ले। पहले मैं स्टेट्स अटेम्प्ट करूंगा, मैथ्स अटेम्प्ट करूंगा, टाइम मिला तो एलआर अटेम्प्ट। एलआर में कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 5-6 मिनट, ब्लड रिलेशन वो थोड़े से हार्ड रहते हैं। ठीक है, क्लास में सिंपल लगता है, पर एग्जाम के माहौल में एकदम पूरा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको अटेम्प्ट करना कौन सा? ये 9th और 10th वाला, तो अच्छे चैप्टर है, ज़्यादा ट्रिकी। ठीक है, कौन सा? जैसे कि अपना नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोड हो गया, और डायरेक्शन डायग्राम बना के भी। उसके बाद में ना मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स, ये चारों चैप्टर मिला के आपका 28 मार्क्स कवर होता है। 28 चारों चैप्टर मिला। सबसे इंपॉर्टेंट तो फोर्थ तो है ही, आपको मालूम कि नहीं? थोड़ा अच्छे से करेंगे फोर्थ, और टाइम देंगे। देन आपको एलआर में मैंने क्या बोला? 9th एंड 10th करो, कि आपका 10 मार्क्स कवर कर लेगा 5 मार्क्स के लिए। एंड स्टेट्स में जो स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर, ये 20 मार्क्स कवर करेगा बेटा, ये आईसीआई ने बोला, और वही पैटर्न जो फॉलो भी कर रहे। लास्ट अटेम्प्ट में 20, और उसके पहले भी कितना आया था अपना टोटल? 19 मार्क्स, ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स समझो। देन आपका कोरिलेशन रिग्रेशन, ऑलरेडी आपका 11th एंड 12th में हुआ था। 11th में कोरिलेशन, 12th में रिग्रेशन।
ऑल आर मैथ स्टूडेंट, आप एसपी हो। देन इंडेक्स नंबर तो एसबी हो तो क्या रहेगा भाई आपका इंडेक्स नंबर। ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, इसमें आपने को ये जो 20 मार्क्स और ये आपका 30 मार्क्स ये अटेम्प्ट करना है। ये 30 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे, ये 10 कितना हो गया 40, 10 20 कितना हो गया 60। मैंने सिलेक्टेड टॉपिक लिए, 68 मार्क्स कवर होने वाला है। और ये चैप्टर से ना ट्रिक आते हैं, पता है, परमुटेशन, वर्ड प्रॉब्लम आ गया, समझे। हाँ न्यूमेरिकल तो सिंपल है, वर्ड प्रॉब्लम में डिफिकल्टी आती है। प्रोबेबिलिटी है सिंपल, लेकिन कभी कभी क्लिक नहीं होता। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कब बाइनोमियल अप्लाई करना है, कब पॉइजन अप्लाई करना है, कंफ्यूजन। हाँ अपने 1 वीक के सेशन सारे चैप्टर होने वाले। एलआर को थोड़ा, एलआर के में कुछ क्वेश्चन चाहिए तो ले लूंगा, एलआर के अटेम्प्ट कर, लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड, है ना। अगर आपके पास क्वेश्चन है आंसर है तो आप हाँ ऐसा करना। हाँ उसका ट्रिक बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, ताकि विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में अटेम्प्ट। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1, जो बेस है पूरा। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है चैप्टर नंबर 1 का? रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। अब यहाँ पे टोटल 4 कॉन्सेप्ट है। अच्छा रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? रेशियो का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया? रेशियो का मतलब होता है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी 2 नंबर्स। किसी भी 2 नंबर को कंपैरिजन करना, उसको काट काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है रेशियो। पर रेशियो निकालने से पहले यह समझ में आना चाहिए देयर शुड बी सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, यूनिट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अपन रेशियो एप्लीकेबल होगा। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू कंपेरेबल फॉर्म। समझो आपका अर्निंग है 2 डेज का, आपका अर्निंग है 1 डे का, तो इनको भी 1 डे का अर्निंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डे की अर्निंग एंड 1 डे की अर्निंग को कंपेयर कर सकते, 2 दिन को 1 दिन कर सकते, तो डेटा शुड बी कंपेरेबल। तो क्या बन जाएगा आपका रेशियो? ये जो पॉइंट है कंपेरिजन ऑफ द साइज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। उसको डेसिमल में लेके मत आना, इंटीजर फॉर्म में ही रखना है उसको, तभी रेशियो बनेगा ना। जैसे 5:2, तो उसको 2.5:1 मत लिखना, वो रेशियो नहीं हो, डेसिमल में आ गया ना। देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, इट इज रिटन एज A अपॉन B। ठीक है, देन A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, B इज कॉल्ड सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, के बाद द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। बेटा ये क्या पता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो पूछ, तो आपको लिखना भी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, पहले गर्ल्स एंड बॉयज का मत लिख देना। ठीक है, तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। A:B इज नॉट इक्वल टू B:A, समझा कि नहीं? उसके लिए पहले ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स में सबसे पहले अगर दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब 1:1 पॉसिबल है, क्या बोलेंगे इसको? इक्वालिटी रेशियो। क्या बोलेंगे? इक्वालिटी रेशियो। और इफ A इज ग्रेटर देन B, मतलब आपका आंसर जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। हाँ, अगर A बड़ा है B से, क्या आएगा आंसर? 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग ऐसे ही आएगा, 0 पॉइंट में तो आएगा नहीं। इट मीन्स ग्रेटर इन इक्वालिटी, ए इन इक्वल है बट ग्रेटर इन इक्वालिटी। और इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन लेस इन इक्वालिटी रेशियो। अंडरस्टूड? देन आफ्टर कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। A अपॉन B दिया है, C अपॉन D दिया हुआ है, बोला फाइंड द कंपाउंड रेशियो, वी हैव टू मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड रेशियो। देन आफ्टर डुप्लीकेट रेशियो तो मालूम ही अपने को, स्क्वायर कर देने का। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना है, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट। देन आफ्टर सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है? क्यूब रूट। देन आफ्टर इनवर्स रेशियो ऑफ A:B, अगर A:B इनवर्स क्या? देन आफ्टर देखो एक और टाइप से कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल। जब समझो आप रेशियो निकाला और रेशियो अच्छा दिख रहा है इंटीजर में, तो क्या बोलेंगे? कमेंसुरेबल। समझो फ्रैक्शन में आ रहा है, इरेशनल नंबर,
टू रूट, क्या बोलेंगे, इनकम। अंडरस्टूड। एंड 3 रेशियो रहेंगे ना, 3 A:B:C, उसको बोलते हैं कंटिन्यू, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड रेशियो। अंडरस्टूड। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि समझो मैंने जिम ज्वाइन किया वेट को लॉस करने के लिए, और मेरे जिम में जो सर थे उन्होंने बोला कि आप रेगुलर 2 मंथ्स तक आओ और मैं कुछ डाइट दे रहा हूँ फॉलो करो, तो आपका जो वेट है वो मैं ना 3:2 रेशियो में कम कर दूंगा। कौन से रेशियो में, 3:2। अब समझो मेरा वेट है 90 kg, कितना है, 90 kg, और उसने मुझे बोला कि 3:2 में कम कर दूंगा, तो व्हाट वुड रिवाइज, नया वेट क्या होगा मेरा, क्या होगा, कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल, 3:2, यहाँ पे लिख दो 90 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर, ठीक है, नहीं मैं हो जाऊंगा 60 किलो, क्लियर है कि नहीं। ये आपका है, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ A:B, देन न्यू क्वांटिटी विल बी B/A ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन भी वो स्मार्ट है, ये लोगों को पता है कि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो नहीं पता B/A क्या है, B/A आपने क्या लिखा 3:2 ना, ये A, ये B क्या अपना 2, ये क्या अपना 3, ओरिजिनल कितना है 90 के, क्या रहा है, कुछ भी घुमाएंगे इन लोग। लास्ट अटेम्प्ट में देखो वो मोड वाला क्वेश्चन पूछा था, एक्स फाइंड करना था, मोड 13 दिया हुआ है, तो एक्स क्या होगा मालूम है कि नहीं, वो तो जो ज्यादा बार आना चाहिए वो मोड है, तो उसको 13 एज्यूम करेंगे, 2x + 3 = 13, आई थिंक ऐसे कोई एक्स का वैल्यू 5 आएगा, याद रहेगा, तो ऐसे कुछ भी घुमा सकते हैं। ये आपका रेशियो। देन बेटा प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो, 2 रेशियो को इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है। समझो एक रेशियो दिया हुआ है 8/4 एंड दूसरा दिया है समझो 4/2, क्या दोनों सेम, सेम ही है, इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिख दिया, ये क्या बन गया आपका प्रोपोर्शन, क्या बन गया प्रोपोर्शन, क्या था 8, 4 एंड 2, मतलब ये 8, 4 एंड 2 प्रोपोर्शन में होंगे प्रोपोर्शन। ABCD प्रोपोर्शन में कब होंगे पता है, व्हेन A/B = C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, AD = BC, A and D is called extreme terms, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट एक्सट्रीम वैल्यू, मीडियन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम वैल्यू, यस मीन इज हाईली अफेक्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम वैल्यू, तो अफेक्ट होगा ही ना, इन चेंज होगा अगर एक्सट्रीम वैल्यू चेंज हुआ तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम A × D, A और D क्या एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट, मीन मतलब मिडल वैल्यू, D and C इज द मिडल, अंडरस्टूड। देन आफ्टर अगर 3 ही नंबर है ABC तो बोलते हैं कंटिन्यू, ABC अभी पढ़ा था आपने, 3 रहेगा तो क्या आएगा कंटिन्यू, अगर 3 है तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होगा A/B = B/C, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो B² = 8, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, B = AC, को बोलते हैं B इज द मीन प्रोपोर्शन, या फिर B इज द ज्योमेट्रिक मीन। पता है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको मल्टीप्लाई करो, फिर काउंट करो कितने प्रोडक्ट है, उसमें 1/n पावर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AM GM, AM GM HM, बट मतलब क्या मतलब डिफरेंस क्या मतलब, तो ये तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताओ, रेसिप्रोकल होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है और इसमें एडिशन करना है, डिवाइड बाय समेशन x/n, अरिथमेटिक मीन, बट डिफरेंस क्या होगा AM GM में। तो सपोज मैं ना आपसे पूछता हूँ कि आपका 10th में कितना परसेंटेज आया था, बोलो कितना आया था, 80, अब इनका 80% आया 10th में,
कैसे निकाला रहेगा 80%? निकाला नहीं, हमने देख लिया, आ गया 80%। आप निकाल भी सकते हो ना, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट है वो आ जाएगा आपका परसेंटेज जो भी है। अब मुझे ये जानना है कि क्लास ए का कितना परसेंटेज। समझो मेरे पास टोटल 3 क्लास है, क्लास ए का परसेंटेज कितना है? क्या करूंगा पता है? ये परसेंटेज का परसेंटेज करना पड़ेगा। समझो इनका 80% है, इनका 85 है, इनका 90, तो परसेंटेज का परसेंटेज समझे। सिंपल एवरेज इज अरिथमेटिक मीन, बट एवरेज ऑफ रेट रेशियो एंड परसेंटेज इज ज्योमेट्रिक मीन। इफ आई एम इंटरेस्टिंग टू नो द एवरेज ऑफ रेट रेशियो एंड परसेंटेज, क्या आएगा उसका? आप समझो मैं ना बोरीवली से सब तो इधर आया हूँ पढ़ा में, और मेरे बाइक की स्पीड समझो 80 किलोमीटर, वापस जाऊंगा तो बाइक की स्पीड है 90 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 85 है। 80 से आ रहा हूँ, 90 से जा रहा हूँ, 85 एवरेज। हार्मोनिक मीन साइंस में पढ़ा रहेगा आपने, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इनटू टाइम। एक वेलोसिटी का भी था ना फॉर्मूला, अपॉन करके। तो इसमें हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन जब भी स्पीड की बात होगी ना, एवरेज स्पीड, तो क्या आएगा? हार्मोनिक मीन। आपको समझना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम आ गया, कुछ दिया है, समझो आपका डेटा दिया है परसेंटेज के फॉर्म में, समझो बैंक का है ना इंटरेस्ट रेट दिया हो, बहुत सारे बैंक है उसका इंटरेस्ट रेट दिया हो, हमें पूछा है फाइंड द एवरेज। थोड़ी एवरेज करेंगे अपन, परसेंटेज के फॉर्म में डेटा दिया है ना, ज्योमेट्रिक एमटीपी में क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? तो बेटा ये क्या होता है? बी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन। जहां तक क्लियर है? एंड प्रोपोर्शन में वो सिंपल प्रॉपर्टीज है बेटा। अगर आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। देन आफ्टर अगर आपने ए इनवर्स किया, मतलब ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है ना, तो आपने ए अपॉन बी को क्या किया? बी अपॉन ए, एंड सी अपॉन डी का उल्टा क्या? डी अपॉन सी, तो उसको बोलेंगे इनवर्स ना, तो इनवर्ट टेंडो। क्या बोलेंगे? अब समझो आपने इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर उठा लिया, ए अपॉन सी, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आप अल्टरेशन कर रहे हो, तो बोलेंगे अल्टरनेंडो। क्या बोलेंगे? अल्टरनेंडो। देन आफ्टर अगर आप ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐड ए प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन डी, तो क्या आएगा? कॉम्पोनेंडो। माइनस किया तो डिविडेंडो, प्लस बी किया माइनस बी किया तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तुम न्यूमरेटर को प्लस कर रहे हो, डिनोमिनेटर को प्लस कर रहे हो, तो आएगा एडेल्डो। क्या आएगा? एडेल्डो। और माइनस कर रहे हो तो क्या आएगा? सबट्रेंडो। आपको बुक मिली रहेगी, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, बुक डाउनलोड करता हूँ, और बुक से अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन वगैरह ये दोनों। तब तक आप काम करो, अगर आपको ये थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो, हाँ ये लिख लो, तब तक मैं नोट्स डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर्मूला बुक बना रहे हो कि नहीं? फॉर्मूला बुक होना चाहिए आपके पास, है कि नहीं? कैसा ये जो कॉन्सेप्ट बुक में लिखने का, क्योंकि रिवीजन में काम आएगा। तो फिर एंड मोमेंट में आप पेज पलटी करते रहोगे, कहाँ लिखा था, किधर लिखा था, हो जाता है।